अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे अगेन मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, पास्ट पेपर या कभी भी इसका सवाल हल करना है तो पैटर्न क्या होगा हमारा। पहले नंबर पे हमने डिसाइड किया था हम मटीरियलिटी डिटरमिन करेंगे। हम क्या डिटरमिन करेंगे? मटीरियलिटी। शायद बस अभी तक तवज्जो करनी है, अब आपकी आवाज ना आए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा बच्चे इशू क्या है? थर्ड वन, अच्छा ये दोनों बातें कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि IFRS, कंपनीज एक्ट 2017 एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने अभी यहां पे सिर्फ IFRS लिख दिया। फोर्थ वन प्रोसीजर्स। जी, और फिफ्थ वन में फिर हमने बताना है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। कभी वो हमें खुद टुकड़े बना के सवाल पूछता है और कभी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल होगा, हमें खुद इसके हिस्से बना के इसका आंसर करना है ताकि हर स्टेप के हमें मार्क्स मिलते चले जाएं। अच्छा बच्चे, आप लोग नोट कर चुके? रूहान अपना इधर तवज्जो करनी है, अब टाइम नहीं वेस्ट करना। यासिर तुम जरा एक्टिव होके बैठो। क्वेश्चन नंबर 50 में आपके साथ सॉल्व करने लगा हूं। पूरा सवाल नहीं है, एक सवाल का छोटा सा हिस्सा है। अटेम्प्ट देखिएगा, किस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है? 23। क्वेश्चन नंबर 5 उसका कौन सा हिस्सा है? बी पार्ट है। अच्छा बच्चे, योर फर्म इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ पस्सू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर। अब हमें ये किस में हेल्प करेगी? मटीरियलिटी डिटरमिन करने में हमारी हेल्प करेगी ये फिगर। ड्यूरिंग द ऑडिट ये ऑब्जर्व किया गया कि मैनेजमेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन प्लांट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2022। ऑडिट के दौरान पता चला 2 महीने की डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड नहीं हुई, which has been temporarily shut down, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे उन्हें बंद किया हुआ था, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था क्योंकि गुड्स की डिमांड मार्केट में कम हो चुकी हुई थी, प्रोडक्शन की डिमांड कम थी। डेप्रिसिएशन प्लांट की 2 माह की 5 मिलियन बनती है। सबसे पहला काम मटीरियलिटी डिटरमिन करनी है। 5 और 350 है, 250 मल्टीप्लाई करें 100 से,
कितने परसेंट है? तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 2% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देयरफॉर इमटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Although the amount is immaterial, but consider it with other uncorrected misstatements. हमने पढ़ा था ना इंडिविजुअल और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर. हो सकता है ये अकेली तो मटेरियल नहीं है, लेकिन बाकी में स्टेटमेंट के साथ मिलके मजमूई तौर पे इन एग्रीगेट मटेरियल हो जाए. लेकिन अभी फिल वक्त सिंपल बात रख के इतनी बात लिख दी, काफी है आपके लिए. अब आपने मुझे बताना है दूसरा स्टेप, इशू क्या है. देखो आप पूरी बातें करोगे, जवाब हो जाएगा, वही जवाब लिखा होगा. उसने स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ होगा. अल्फाज का थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, बाकी बात तो आप पूरी बता के जाएंगे. इशू क्या आप बता के जाएंगे. इशू ये है, management has not recognized the depreciation for the last 2 months due to the temporary shutdown of the plant and machinery as per अब correct accounting treatment as per international financial reporting standards. If the plant and machinery is available, irrespective of that whether used or not, depreciation should have to be charged in the financial statement. अब ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता दी. अब आए प्रोसीजर. डिस्कस दिस मैटर विद द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस टू अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक हो गया. अच्छा, मैनेजमेंट या मानेगी या नहीं, तो अब इंपैक्ट आने लगा. इफ मैनेजमेंट एग्री, क्लियर हो गया, तो फिर हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे. अनमॉडिफाइड होगी, ये बात बताने की जरूरत नहीं है इस सवाल. दूसरे पे आते हैं. इफ मैनेजमेंट डू नॉट एग्री टू अकाउंट फॉर द एक्सपेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन वी वुड नॉट मॉडिफाई आवर ओपिनियन एज द इफेक्ट ऑफ दिस मैटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट मटीरियल. क्लियर हो गया. बाकी बात मैंने वो बताई है. वी वुड कंसीडर द इफेक्ट ऑफ other uncorrected misstatement in conjunction with other uncorrected misstatement. क्या आया, ये मटेरियल तो नहीं हो गया. अगर इफेक्ट मटेरियल है तो मॉडिफाई करेंगे, नहीं तो अनमॉडिफाई. बताएं, मुश्किल बात है. स्टेप बना लिए, जवाब देना किसी भी तरह का रिपोर्ट के क्वेश्चन का मुश्किल ही नहीं रहेगा. देखो इम्पेयरमेंट किस तरह से आया, वो उसने टेम्परेरी शटडाउन किया तो हम बता सकते हैं. वैल्यू इन यूज का भी आ सकता है इस पे इम्पैक्ट, बिल्कुल आ सकता है. एक और बात भी, उमर भाई ने कहा कि वैल्यू इन यूज भी इसकी हो सकती, बिल्कुल हो सकती है. क्यों? क्योंकि उसने कहा रिडक्शन इन डिमांड हो गई है, टेम्परेरी. हो सकता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा तो हम देखेंगे कि हम ये भी कंसीडर करेंगे whether impairment testing should also have to be reviewed at the reporting date by calculating fair value या by calculating recoverable amount. हम देखेंगे कि impairment testing की जरूरत तो नहीं है, अगर वो है तो वो भी अकाउंट फॉर करेंगे. अच्छा जी बच्चे, नहीं वो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ऑटोमेटिकली, देखो पूरी एंट्री पोस्ट नहीं हुई तो दोनों इफेक्ट ही आने, फिर हमें जरूरत नहीं है मजीद बताने की. डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं है ना, खर्चा भी नहीं है, एसेट भी ज्यादा, वो दोनों इफेक्ट प्रॉपर है. लेकिन अगर हमें कह दे ड्राफ्ट करो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि अगर हम ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी 5 मिलियन से बढ़ेगी, जीपी हमारा 5 मिलियन से कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हमारा इतने से कम होगा, टैक्स में इसका इंपैक्ट इतने से आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतने से आएगा, और इक्विटी में इतने से आएगा, और टोटल एसेट्स में इतने से आएगा. ये सारी बातें फिर हमें बतानी पड़ेंगी, लेकिन ये बताना पड़ेगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन. अगर हम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्वालिफाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इफेक्ट ही क्या था, इमटीरियल. सवाल के सॉल्यूशन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 50. ये देखिए
अब आपके सामने है ये सॉल्यूशन। अल्दो डेप्रिसिएशन ओनली कितने परसेंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बताएं मुझे। मे नॉट बी इंडिविजुअल, वी वुड स्टिल आस्क द मैनेजमेंट और दो साथ विद गवर्नेंस के क्या करो, रिकॉर्ड करो। ये करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना। फॉर द लास्ट टू, चाहे अमाउंट क्या है और अगर इमटेरियल है तो क्या ओपिनियन मॉडिफाई होगी। एडिशनली मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट हो सकती है बाकी मिस स्टेटमेंट से, ये डिटरमिन करना है कि टोटल मिस स्टेटमेंट तो नहीं बन रही। अगर हुई तो फिर हम क्या करेंगे, एग्रीगेट मटेरियल, और उसके बाद हम कहेंगे जी इम्पेयरमेंट करो प्रोडक्शन के ऊपर। हो सकता है इसकी कैरिंग अमाउंट इसकी रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाए। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये भी बन रही है और मैनेजमेंट एग्री नहीं करती तो देखेंगे अगर मटेरियल है तो ओपिनियन कौन सी होगी और किस में ये बात जाके लिखनी है। बस ये सॉल्यूशन है जी इसका। एग्जामिनर कमेंट्स में देखिएगा, एग्जामिनर डिड नॉट डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन टुकड़े बना के, पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, जितने इश्यूज भी आ सकते हैं। हर इशू को साथ इकट्ठा करके डिस्कस करोगे नहीं बता पाओगे। याद रखनी है मेरी ये बात। मैं जितने भी सवाल करवाऊंगा एक एक टुकड़ा करके करवाऊंगा, लेकिन हर एक टुकड़े में ये 5 पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हुए हैं, यहां पे नहीं लिखे, क्वेश्चंस में लिखे हुए, वो 5 पॉइंट्स पूरे करते जाइए। डिस्कशन ऑन मटीरियलिटी 2 नंबर का सवाल था ये, और डिस्कशन ऑन रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, तो ये आपके सामने है। मटीरियलिटी पे डिस्कशन उसने प्रॉपर कितने नंबर की डिस्कस की हुई है, और अगर आप मटीरियलिटी के बारे में बताए कि नहीं आ रहे तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आपको नंबर मिले। स्टेप्स के नंबर है ना। क्या आपने पहले ये बात बताई कि ये 2% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वेदर इंडिविजुअली तो नहीं है, लेकिन हम बाकी में स्टेटमेंट के साथ इसे कंसीडर करेंगे, कहीं एग्रीगेट मटेरियल ना बन जाए। ये बात बतानी 2 नंबर की थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। चलें इसी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसका सिर्फ पहला पार्ट और इसके हमने पहले हिस्से को रहने देना है, इसके बी पार्ट को हम सॉल्व करने लगे। डिस्कस विद रीजन द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। स्टार्ट करते हैं जी बच्चे सवाल, तवज्जो से अब देखिएगा। अच्छा, जो पहला सवाल हल किया था, अगर मैं इसको कहूं तो ये रिपोर्टिंग के कौन से स्टैंडर्ड से था, यही है ना, साथ साथ नोट करते रहिएगा। अब मैं इस सवाल को पढ़ूंगा, फिर मैं रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड भी लिखूंगा।
ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलरन पाकिस्तान लिमिटेड EPL ईयर एंडेड 31 जनवरी 2001 include an inventory of 26 million that was purchased on 1st January 2021 for fulfilling a large specialized order of a foreign customer. Due to sudden imposition of import restriction in foreign country, customer cancelled the order on 28 January 2021. The draft financial statement show the EPL's profit before tax 130 million. ये आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है जी। बस ये इंफॉर्मेशन है, अब इसका इम्पैक्ट बताना। इन्वेंट्री कितने की पड़ी है, जो कि आपने परचेज कब की थी? 1 जनवरी 2000। एक लार्ज स्पेशलाइज्ड ऑर्डर को फॉरेन कस्टमर के पूरा करने के लिए सडन रिस्ट्रिक्शन लग गई है फॉरेन कंट्री के अंदर। फॉरेन कंट्री इंपोर्ट नहीं कर सकती, तो इसका मतलब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो गई। कस्टमर ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया 28 जनवरी 2021 को। अब आप पहली बात तो ये मुझे बताइएगा, ये 31 जनवरी 2021 में इन्वेंट्री मौजूद है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये किस स्टैंडर्ड में से सवाल पूछा होगा? किस में से? IAS 10 में से, एडजस्टिंग इवेंट्स। अच्छा, इसके बाद यहां से निकलेगा तो ये आएगा IAS 2 पे। ये बात क्लियर होगी। अब आपसे रिपोर्टिंग की एप्लीकेशन उसने पूछ ली है, ये आपके सामने है, अब इसका जवाब देना है। मैंने सिर्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन पूछी हुई है। रिपोर्ट के बारे में जरा सोचे, 2-3 मिनट है, सोचे और मुझे बताएं कि इसके वही पांचों के पांचों पॉइंट्स हमने पूरे करने हैं। पहला मटीरियलिटी, फिर इशू क्या है, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है और रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन क्या बता के आएंगे। जल्दी से सभी लोग इंडिविजुअली, 1-2 लोगों से पूछूंगा लेकिन स्पेसिफाई करूंगा। साइम साहब से पूछिए। हाँ, वैसे तो ये खामोश नहीं होते, तो अब पूछते हैं इनसे। जी हारिस साहब, आप गुस्से से देख रहे हैं। हाँ, अब वो स्टार्ट नहीं होगी जी। रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताना। पहली बात ये बताइए, मटेरियल अमाउंट है या इमटेरियल? मटेरियल अमाउंट है। कैसे? 130 ओवर 26 ओवर 130 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट बना? 20%। देयरफॉर मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख लो, एक बनी बनाई स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। आपने क्या कहना है? दिस अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देयरफॉर मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया। आगे दूसरा सर इशू ये है कि जो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्डर के लिए उसने ये इन्वेंट्री बनवाई थी, जो कि अब ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो वो उसकी इन्वेंट्री में तो ये पड़ा हुआ है।
तो इन्वेंट्री को राइट ऑफ होना चाहिए। नहीं, एनआरवी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना है ना। इशू ये हो गया, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि उस पे एनआरवी लोअर ऑफ कॉस्ट है, एनआरवी पे रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रोसीजर इसका ये होगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन या जो भी एनआरवी टेस्टिंग या प्रोसीजर लोअर ऑफ कॉस्ट आपने करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीधी सी बता दी, इशू और करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कंबाइन करके बता दिया, बिल्कुल ठीक है। दिस अमाउंट शुड हैव टू बी क्या राइट ऑफ होनी चाहिए एज लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाए और इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल है तो फिर हम अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे बाय एक्सप्रेसिंग क्वालिफाइड ओपिनियन, और इस बात को डिस्कस करेंगे इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती, अगर मैनेजमेंट एग्री कर जाए और अकाउंट फॉर कर ले करेक्टली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब हम कौन सी ओपिनियन फॉर्म करेंगे? अनमॉडिफाइड। तब हम कौन सी ओपिनियन? अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड ओपिनियन फॉर्म करेंगे। यही बात क्लियर है? चलो ओ खुदा का खौफ कहो यार। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हुआ? क्या नहीं बताया हुआ? इशू अब इन्वेंट्री का इससे बड़ा इशू क्या बताएगा? तो अगर सही रिकॉर्ड किया तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे दें, कह तो दिया हमने। ये हमने उसकी मटेरियलिटी चेक की है तो 26 मिलियन के साथ बोली की भी होगी, तो 26 मिलियन की क्यों हमने? देखो यहाँ पे जो मसला है ना हमारे पास, अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि 31 जनवरी 2001 में इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ 26 मिलियन। अब हमें 26 मिलियन में से नहीं पता कि कितनी राइट ऑफ होनी चाहिए। अगर तो ये अमाउंट मटेरियल है और मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड भी कर ली है तो फिर तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अगर तो वो अमाउंट मटेरियल नहीं है और मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं भी की तभी हम ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करेंगे। अमाउंट मटेरियल है और मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं की तब हम अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे बाय एक्सप्रेसिंग क्वालिफाइड ओपिनियन। क्लियर हो गया? ये सारी की सारी मिसस्टेटमेंट नहीं है। हमने यहाँ पे क्या वर्ड बोला? द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। हमने वहां पे ये नहीं वर्ड बोला द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज इतने परसेंट ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स देयरफॉर कंसीडर्ड एज मटेरियल। हम वहां पे क्या वर्ड बोल रहे हैं? हाँ, अब ये देखें 26 मिलियन की इन्वेंट्री है। अब हो सकता है इसकी एनआरवी टेस्टिंग करें तो पता चले ये 24 की बिक जाएगी, तो 2/130 मल्टीप्लाई बाय 100 ये फिर थी इतने से राइट ऑफ होनी चाहिए। तभी मैंने ये दो पॉसिबिलिटी आपके सामने डिस्कस की कि अगर तो राइट ऑफ करने की इन्वेंट्री की राइट ऑफ की अमाउंट मटेरियल है तो फिर आपने ओपिनियन कौन सी देनी है? आपने ये देखना है मैनेजमेंट नहीं कर रही रिकॉर्ड तो फिर अनमॉडिफाइड नहीं, फिर कौन सी? मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर मैनेजमेंट रिकॉर्ड कर रही है तो फिर कौन सी? अनक्वालिफाइड। ये देख लें, इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं। कौन सा सवाल है ये? 52। IAS 10 का जब हमने इवैल्यूएशन करनी है ना तब आना था, वो मैंने पार्ट करवाया ही नहीं, वो हिस्सा मैंने डिस्कस ही नहीं किया आपके साथ। उसके प्रोसीजर्स हमें स्पेसिफाई अगर आ जाएंगे तो फिर हम करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात मौजूद थी, जैसे हमने पहले भी कहा था, एक याद है ना, मेजोर प्री मेजोर क्लास, तो फिर हमने कहा था कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है रिपोर्टिंग डेट पे, तो ये चीजें देखनी पड़नी थी। यहाँ पे कुछ नहीं बताया तो हम एडजस्टिंग की तरफ चलेंगे। The value of inventory recorded by management is 20% of the profit before tax। यहाँ पे materiality जो बात कर रहे हैं वो value of inventory पे कर रहे हैं, लेकिन misstatement नहीं है इतने %, ये याद रखिएगा। Therefore material but not pervasive as its effect restricted to one account head of the financial statement। ये ना भी लिखे कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए। If the management record the NRV adjustment, तो कौन सी ओपिनियन?
आपने क्लीन का वर्ड नहीं यूज करना, आपने क्या यूज किया करना है, अनमॉडिफाइड। याद रखना जो स्टैंडर्ड का वर्ड आपने वही यूज करना है। However, auditor may consider including, अभी ये बात हमने नहीं पढ़ी हुई, ये बात बाद में बताऊंगा। अगर ऑडिटर कंसीडर no major adjustment is required in inventory value, management has not recorded that adjustment, auditor will combine it with other misstatement to assess whether the combined effect is material। ठीक हो गया, मैं डिस्कस करूंगा, मैं करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह। The combined effect is material। अगर ऑडिटर कंसीडर करता है मेजर एडजस्टमेंट है, जरूरी है, रिक्वायर्ड है इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर, और मैनेजमेंट ने नहीं रिकॉर्ड की, तो ऑडिटर कौन सी ओपिनियन देगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। स्टेप्स हैं, बस पूरे करके आने आप लोगों को। और ऑडिटर को बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की। अगला पार्ट अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, छोड़ दीजिएगा। Question number 56. अच्छा बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, सीरियस हो गया, बात को ना समझना। You are the audit partner at BLC and Company Chartered Accountant. Following matter are under your consideration. Requirement में क्या है? Discuss how you would deal with each of the above situation and possible implication of the above on the audit report. Audit opinion draft करने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए, हमने सिर्फ ये वाला पार्ट डिस्कस करना। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने रिकॉग्नाइज किया इंटेंजिबल एसेट, किस स्टैंडर्ड की बात करने लगा, IS 38 की। अब आपके सामने इसकी एप्लीकेशन 100 million in respect of development costs relating to software which ATL expect to make market in future, मार्केट में सेल करेगी फ्यूचर में। अच्छा बच्चे ये देखिएगा, RL's ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आर्टिफिशियल की तो नहीं, हाँ ये दी हुई है। आर्टिफिशियल की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर कितनी है, मुझे बताइएगा। अब इसकी मटेरियलिटी अगर हम डिटरमिन करें, 100 ओवर 270 मल्टीप्लाई बाय 100, 37% मटीरियल और इमटीरियल। तो हम क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज 37% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देयरफॉर कंसीडर्ड एज मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आगे अगर आप बताना चाहते हैं बट नॉट परवेसिव, मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैज रिकॉग्नाइज्ड इंटेंजिबल एसेट 100 million का इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर, जिसको ATL ने मार्केट में फ्यूचर में मार्केट में सेल करना है। मार्केट रिसर्च कंडक्टेड बाय ATL, जिससे ये पता चला प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर सच सॉफ्टवेयर, मतलब लोग कह रहे हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर लॉन्च करें, हम पक्का आपसे खरीदेंगे। इसकी प्रॉमिसिंग डिमांड है, लेकिन अभी देखिएगा होने क्या लगा, कहता है ATL रिक्वायर्ड फर्दर 50 million। ATL को बनाने के लिए पैसे कितने चाहिए, अच्छा ऊपर लाइन छोड़ दी। However, expected cost required to complete the software has increased significantly। इसको बनाने की कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ गई हुई है और बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ी है, और ATL को मजीद कितने पैसे चाहिए इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। चूंकि ATL ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुका है अपनी क्रेडिट लिमिट बाकी प्रोजेक्ट पे,
उसको डिफिकल्टीज का सामना है फाइनेंस रेज करने में इस अबव सॉफ्टवेयर के लिए। ये आपके सामने सिचुएशन। स्टेप्स पूरे करते हैं। पहला स्टेप मटेरियलिटी डिटरमिन कर दी। अब आते हैं इशू क्या है, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। इशू बता सकते हो क्या है? फाइनेंस चाहिए कंपनी को। हाँ, तो क्या करें? नहीं मिलेगा इंटेंजिबल एसेट के अंदर हमने ये 6 कंडीशंस पढ़ी हुई हैं और हमने कहा था अगर ये 6 की 6 कंडीशंस पूरी हो जाएं तो आप एसेट को कैपिटलाइज कर सकते हो, नहीं तो आप एसेट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और उसमें हमने ये पढ़ा था अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसको प्रॉब्लम क्या है, इसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, लिमिटेशन है ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और 6 की 6 कंडीशन का पूरा होना जरूरी था। अब अगर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे या रिसोर्सेज कंपनी अरेंज नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी रिसोर्सेज अरेंज या फाइनेंस अरेंज नहीं कर पाएगी तो ये कंडीशन IAS 38 के मुताबिक पूरी नहीं होगी डेवलपमेंट की, और कंपनी एसेट को कैपिटलाइज फर्दर नहीं कर सकती। ये बात क्लियर हो गई? ये आपने क्या, अब कैपिटलाइज नहीं करना तो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि अगर कंपनी फाइनेंस अरेंज नहीं कर पाएगी तो इस इंटेंजिबल एसेट को भी राइट ऑफ करना होगा या इस पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी होगी। क्लियर हो गया यहां तक? अब आपने अगला प्रोसीजर्स पे आना है। डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस टू राइट ऑफ दिस इंटेंजिबल एसेट। इफ management agree and account for accordingly, then we would express unmodified opinion. Agar management, if management do not agree and account for this intangible asset as an expense in the financial statement, then we would express qualified opinion as the effect of this matter on the financial statement is material but not pervasive. ठीक होगा जी बच्चे? जी परसेंटेज मिनिमम मैंने बताया था कि पहले भी के रूल ऑफ थंब कोई नहीं, आप लोग 50% तक रख लीजिएगा या एक से ज्यादा हेड ऑफ अकाउंट या 50% तक। फिर आपने कहना है कि ये इसका इफेक्ट जो आएगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सब्सटेंशियल आ जाएगा। सॉरी, देखो अकाउंटिंग एंट्री कौन सी ऐसी है जिसके 2 एस्पेक्ट ना हो? तो 2 एस्पेक्ट तो हर एक के आने पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ये वो बात नहीं कर रहा, ये हेड बाय डिफॉल्ट आना ही आना कि एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट है तो दोनों एस्पेक्ट आने। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात कर रहे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर एसेट्स हैं तो एक एसेट तक महदूद नहीं है, बाकी एसेट्स को भी इफेक्ट कर रहा है, ये बाकी हेड्स को भी इफेक्ट कर रहा है। इस सिचुएशन को देखिए, अगर इसकी एग्जांपल ले लें, कोई आपकी जो बात कर रहे हैं ज्यादा हेड्स वाली, जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि जी जैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन हो गई कि कंपनी जो है वो उसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर उसके बाकी एसेट्स भी ब्रेकअप वैल्यू पे आएंगे, फेयर अप वैल्यू पे आएंगे। फिर एक एसेट तक इफेक्ट नहीं है, फिर एक से ज्यादा एसेट्स पे इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर कंपनी के ग्रुप ऑफ एसेट्स है, एक एसेट दूसरे एसेट के ऊपर डिपेंडेंट है और कंपनी की मार्केट में डिमांड ही गिर गई है, तो फिर एक एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं आएगी, पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट और जो उसकी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके ऊपर भी उसका इंपैक्ट आएगा। फिर एक हेड पे नहीं आया, एक से ज्यादा हेड पे इंपैक्ट आ गया। क्लियर हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट है,
ड्राफ्ट है ना, अभी ऑडिटेड नहीं है। अगर सर वो कह रहे तो क्या ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट भी करे स्टेटमेंट को मेंटेन है, अगर ऐसे को रिकॉग्नाइज करना है, ऐसे को सील करना तो मैं आपकी बात नहीं समझा। सर मैं ये कह रहा हूँ अगर ऐसा रिकॉग्नाइज करना है, ऐसे को सेव करना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, ऑडिटर ने वो काम कर दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, तरतीब समझो। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैनेजमेंट बनाए तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर ऑडिट करता है। ऑडिट के दौरान बहुत सारी एडजस्टमेंट्स वो इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए मैनेजमेंट को प्रपोज कर देगा। अब इनमें से कुछ एडजस्टमेंट मैनेजमेंट अकाउंट 4 भी कर लेगी और मैनेजमेंट उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है कि वो नॉट अकाउंट 4, वो अकाउंट 4 ना करे। इसे हम कहते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। अच्छा, ये ड्राफ्ट ही रहेगा चाहे इसमें एडजस्टमेंट हो, लेकिन इसके ड्राफ्ट हम नाम यूज करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट। जब बिल्कुल खत्म हो जाती है, आखिर में रिव्यू भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसको कह देते हैं फाइनल ड्राफ्ट। लेकिन उसका कोई नाम ऐसा प्रॉपर नहीं है, इसको ड्राफ्ट ही बोलेंगे, लेकिन अब बोल दे जी फाइनल ड्राफ्ट है जी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, है ड्राफ्ट ही है, ये वर्ड ड्राफ्ट ही यूज होगा। अब ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइनल हो गई, इसमें अब कोई एडजस्टमेंट नहीं रह गई, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। लेकिन अप्रूवल से पहले इस पे ऑडिटर अपने इनिशियल सिग्नेचर कर देता। ऑडिटर इस पे क्या करता है, अपने इनिशियल, कि हमारे लिहाज से हमने इसका ऑडिट मुकम्मल कर लिया। इसको कहते हैं इनिशियल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इनिशियल्ड। इस पे ऑडिटर के सिग्नेचर नहीं बल्कि इनिशियल्स मौजूद है। कानून की नजर में ये प्रोविजनल है, इसकी कोई हैसियत नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव्ड करते हैं। अगर अप्रूव कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक भी ये ऑडिटेड नहीं कहलाएंगी। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी ऑडिटर के सामने और ऑडिटर इन पे अपने फुल सिग्नेचर करेगा और इस पे डेट लिखेगा। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अब कहते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले क्या होगा, ड्राफ्ट के बाद उसके इनिशियल सिग्नेचर के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करेंगे तो अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फिर उसके ऊपर सिग्नेचर। ठीक हो गया जी। IAS 10 वो या तो बात इसके बाद की करता था, ये यहां से इससे आगे की बात करता था, आपको याद होगा। इसके बाद के दोनों पॉइंट्स डिस्कस करना। इसके बाद अमेंडमेंट करवाना जरा थोड़ा सा सोचो विचार का काम है। इससे पहले तो जैसे मर्जी चाहो करवा सकते हो। ठीक हो गया ना। तो अभी तो उसने वर्ड ही ड्राफ्ट यूज किया हुआ है। ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ड्राफ्ट मैनेजमेंट ने भी बनाई है। इसमें तो बहुत सारी होंगी एडजस्टमेंट्स, साथ साथ आती जाएंगी, कुछ साथ साथ अकाउंट 4 होंगी, कुछ को कहेंगे ये एंड पे देखेंगे, आप नोट कर लें। तो एंड पे जब डिस्कशन हो रही होगी मैनेजमेंट के साथ तो वो बता देंगे कुछ के बारे में, इसको हम अकाउंट 4 करेंगे, इसको नहीं करेंगे, जिसको नहीं करेंगे अनकरेक्टेड। इन सब का टोटल करके देखेंगे कहीं टोटल एग्रीगेटेड मटेरियल तो नहीं बन रही है अमाउंट। अगर बन रही है तो उसमें से एडजस्टमेंट कुछ अकाउंट 4 करनी पड़ेगी ताकि ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल ना रहे। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 66। जी बच्चे ये देखिए, इंटेंजिबल एसेट
100 मिलियन मटेरियल है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 37% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। IAS 38 रिक्वायर करता है एंटिटी को कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करे अवेलेबल ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज, ताकि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सके, और उसे या तो इस्तेमाल करेगी या सेल करेगी। ये सारी 6 कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है। एज ATL appear to be short of finance, ये क्वेश्चनेबल है क्या फंड उसके पास अरेंज हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्राइटेरिया कैपिटलाइजेशन का तब तक मीट नहीं करता जब तक के ये सारे पॉइंट्स पूरे ना हो पाए। डिस्कस करें इस मैटर को मैनेजमेंट को, दो साथ विद गवर्नेंस को, और उनका जो प्लान होगा उसको असेस करें, क्या वो फाइनेंस अरेंज कर पा रहे। अगर ऑडिटर को डाउट हो कि वो फाइनेंस अरेंज नहीं कर पाएंगे और डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, तो ये इसको डी रिकॉग्नाइज करना है, और ऑडिटर मैनेजमेंट को कहे इसको डी रिकॉग्नाइज करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस करके, एडजस्टमेंट करके। अगर मैनेजमेंट आपकी ना सुने तो ऑडिटर क्वालिफाई रिपोर्ट इशू कर दे, क्योंकि मिसस्टेटमेंट मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। बात खत्म हो गई। देख लो, वही 5 बातें तरतीब से बताएंगे, जवाब आपका बड़ा प्रॉपर अरेंज होगा। पहले मटीरियलिटी, इशू, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद प्रोसीजर, वो कुछ प्रोसीजर, डिटेल प्रोसीजर अलग टॉपिक है, और सबसे लास्ट पे इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर हो गए जी बच्चे? सर जो हम उसकी वैल्यू ऑर्डर कैपिटलाइज कर चुके हैं उसको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे जी बच्चे, उसको करना लेकिन सर हमने तो बाद में जो ऑर्डर है उसको कैपिटलाइज कर दिया एक्सपेंस नहीं। वो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर आपने एक दफा रिसर्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, उसको आप दोबारा एसेट नहीं बना सकते। लेकिन आपको याद होगा हमने पढ़ा था कंपल्सरी इंपेयरमेंट टेस्टिंग, आपने पढ़ा होगा R2 में, हमें नहीं पता। कंपल्सरी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है 3 कंडीशंस, उसमें से एक बात कंपल्सरी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट इंटेंजिबल एसेट का जो अभी मुकम्मल ना हुआ हो, उसके ऊपर आपको पता मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं होती, हर साल रिपोर्टिंग डेट पे उसका रिव्यू किया जाएगा कि कहीं इंपेयरमेंट टेस्टिंग की जरूरत तो नहीं। और अगर किसी भी टाइम पे ये आपको महसूस हुआ ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहा, तो जितनी भी डेवलपमेंट की कॉस्ट है उसकी रिकवरेबल अमाउंट 0 हो गई, वो कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो गई, तो वो सारे का सारा क्या करना पड़ेगा, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये वो कह रहा है ये बात। क्लियर हो गया जी बच्चे? चले जी बच्चे, ये बातें हो गई। अब हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं, बाकी पास पेपर्स के सवाल बाद में देखेंगे जी बच्चे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टॉपिक है बच्चे हमारा inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, जिसे हम कहते हैं unable to obtain sufficient appropriate audit evidence। हारिस साहब, 3 कंडीशन है जिसकी वजह से लिमिटेशन लग सकती है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। पहली क्या है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। हारिस साहब, आपके पास कंपनी के रिकॉर्ड्स मौजूद है, आप कंपनी के CFO, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, अल्लाह ना करे, आपको पता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फ्लड है, कोई नेचुरल डिजास्टर जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं, आग लगने से रिकॉर्ड सारे का सारा जल गया, क्या आप उस बिहाफ पे ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर पाएंगे अगर रिकॉर्ड ही आपके पास सिर्फ मैनुअल में मौजूद था? तो ये क्या हो गया, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें एंटिटी का कंट्रोल नहीं। एक और एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी है,
उस कंपनी का रिकॉर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आके उनसे पूछा आपका रिकॉर्ड कहाँ पड़ा हो, उन्होंने कहा हमारा रिकॉर्ड ये पड़ा हो। FBI ने रिकॉर्ड उठाया और चले गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा हम अपने दफ्तर। उन्होंने कहा हमारा रिकॉर्ड हम जाके ऑडिट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमें लग रहा है आप सही से टैक्स नहीं जमा करवाते। कब वापस मिलेगा, उन्होंने कहा जब हमारा काम पूरा हो जाएगा वापस मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा, क्या ऑडिटर जाके उनसे मांगे कंपनी से कहे जी आपका रिकॉर्ड कहाँ पे है, वो कहेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, उनके दफ्तर में पड़ा है, वहां जाके आप ले आए उनसे। इसमें एंटिटी का कंट्रोल ही नहीं है। डॉक्यूमेंट सीज हो गए, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी ने, FIA, NAP या जो भी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है, उसने अगर सीज कर लिया तो ये भी कंट्रोल एंटिटी के पास मौजूद नहीं। तो दो बातें हो गई, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। देखिएगा, एंटिटी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन कर लें, कोई भी काम कर लें, इन दोनों में से। या दूसरा आपने सीज के वर्ड को अंडरलाइन करना है। दोनों बातें याद रहेंगी। या अकाउंटिंग का रिकॉर्ड क्या हो गया, डिस्ट्रॉय या सीज्ड, कोई मुश्किल बात तो नहीं। बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। अब आ गया दूसरा, नेचर टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोविड-19, मार्च में कोविड आया। कोविड की वजह से क्या हुआ, लॉकआउट, लॉकडाउन लग गया। अच्छा, अब लॉकडाउन की वजह से 30 जून की डेट आ गई, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ, कंपनीज अपने वो प्रीमिसेस को ओपन ही नहीं कर पा रही, स्टाफ मेंबर्स ही नहीं आ रहे। ऑडिटर स्टॉक काउंट कैसे कर सकता था। सितंबर में जाके रिलैक्स हुआ लॉकडाउन, अक्टूबर में जाके ऑपरेशंस दोबारा स्टार्ट होने शुरू हुए। अच्छा, अब स्टॉक काउंट तो कब करना था, 30 जून पे। अब स्टॉक काउंट कर ही नहीं पाए। अब आप मुझे बताइएगा क्या मसला हुआ, नेचर एंड टाइम। या ऑडिटर साहब थे आपके, एक ऑडिटर साहब ना, हाँ अल्लाह ताला माफ फरमाए। एग्जाम्पल मैं कुछ और ले लेता हूँ, दूसरी ले लेता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। नहीं, कोई और ऑडिटर है, कोई और ऑडिटर है, इस जहाने फानी से दूसरे जहाने फानी में रुखसत हो। तभी मैंने कहा बात समझे, ठीक है ना, हमेशा फोर्स नहीं करते। अच्छा, इस जहाने फानी से दूसरे जहाने फानी में रुखसत हो गए। अब उनका स्टॉक काउंट तो रह गया, कंपनी का स्टॉक काउंट नहीं हो सका। अब दूसरे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी, दूसरा ऑडिटर आएगा और वो एग्जैक्ट उस डेट पर स्टॉक काउंट भी नहीं कर पाया, तो उसकी अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम हो गया। तो समटाइम ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। देखते हैं जी, अल्लाह माफ फरमाए। टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, के ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया। ये जो बात मैं आपके सामने करने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ लिखिएगा एग्जाम्पल में बैंक्स। इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है। इसमें सवाल अभी उस तरह से एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं है। बाज़-औक़ात आपको महसूस होता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको अकेले सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से नहीं मिलने वाला। क्या, रिपीट कर रहा हूं, अकेले सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल होने वाले, और कंट्रोल्स कंपनी के इफेक्टिव है ही नहीं। आपने तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करने थे चेक, कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, और अकेले सब्सटेंटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलने वाले। अब आप मुझे बताइएगा इसका क्या मतलब हुआ, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्लियर हो गया, यहां तक बातें क्लियर है। एक एग्जांपल जरा डिस्कस करते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे आप, लेकिन अकेले सब्सटेंटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल होने वाले नहीं है। वो बैंक की एग्जांपल ज्यादा बेहतर है यहाँ पे, वो मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। उनकी
की एक कमिटमेंट होती है, इधर तवज्जो कीजिएगा, उन्होंने जाना होता, परमिशन नहीं हुई, इधर तवज्जो कीजिए। मैंने कहा था कि कंपनी की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक दिन में 200 के करीब हो रही है। अब 350 दिनों में से हम कह देते हैं कंपनी की ट्रांजैक्शन, 365 में से 360 दिन में यहाँ पे ले रहा हूं, 360 दिन 200 के करीब, और कंपनी की ट्रांजैक्शन या बैंक की ट्रांजैक्शन डेली रूटीन में हो रही होती है। अब आप इसको कैलकुलेट करें कितनी ट्रांजैक्शंस बन गई। अब इस 72,000 में से आप कितनी ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 200, 300, 400 ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेंगे, 500 ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेंगे। अब ये 500 ट्रांजैक्शन को डिवाइड करें जरा 72,000 से और मल्टीप्लाई करें 100, कितने परसेंट वेरीफाई किया आपने? 6 चलें जी 7% हमने कह दिया, 0.7% वेरीफाई किया। अब आप ट्रांजैक्शन, अब आप मुझे बताएं 0.7% प्रोसीजर परफॉर्म करने से कितने के एविडेंस आपने ऑब्टेन कर लिए होंगे? सफिशिएंट नहीं है। अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे कंट्रोल देखने से ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छी मिलने वाली है, और कंट्रोल्स इफेक्टिव है ही कोई नहीं। कंट्रोल्स क्या है? इनइफेक्टिव। इसका मतलब है अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो हमने क्या वर्ड बोल दिया कि हमें अकेले सबस्टैंटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कंपनी के इफेक्टिव नहीं। बात क्लियर हो गई? यहां तक पास पेपर का एक सवाल पहले रेफर करता हूं, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, आप ऑडिटर हैं रिजर्व लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ड्यूरिंग द ऑडिट यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या किया बच्चे? अब आप मुझे बताएं, अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इन तीन में से कौन सी रीजन है? बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। याद है ना? चलें जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू रेवेन्यू और प्रोडक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अगर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो तो इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट? पॉसिबल। अच्छा, अगर हम कहते हैं पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो क्या ओपिनियन कैसे मॉडिफाई हो सकती है? या क्वालिफाइड या क्वालिफाइड ही दोनों केसेस में होता है। क्लियर हो गया? अगर मटेरियल इफेक्ट है, परवेसिव नहीं है, अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो क्या? क्वालिफाइड। अच्छा, अगर मैं कह दूं मटेरियल बी है, परवेसिव बी है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर हो गया? अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड। मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो कौन सा इफेक्ट होगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी बात, लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, इसको कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, पूरे को कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। लेकिन ये स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको रोक रही है, आपने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। मैनेजमेंट आपको रोक रही है कि आपने एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्मेशन हासिल नहीं करनी। यहां पे मैनेजमेंट आपको प्रिवेंट कर रही है, ऑडिटर, फ्रॉम रिक्वेस्टिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट। क्लियर हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, ये जरा तवज्जो से अब ये पैराग्राफ पढ़ना है। एन इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोसीजर does not constitute a limitation on the scope of the audit if the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence। क्या इसका मतलब है? इतना सिर्फ अभी बात को समझना। कहता है अगर आपको किसी काम से रोका जाए तो उसी वक्त नहीं कह देना
कि अब अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, स्कोप लिमिटेशन। हो सकता है आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाओ, तो फिर आपने क्या करने है, बाय परफॉर्मिंग अदर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हाँ, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि जी ये स्कोप लिमिटेशंस है, अब ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और ये होगा लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट। क्लियर हो गया जी बच्चे? बच्चे कल आप लोगों की क्लास 2 बजे से पहले खत्म नहीं होगी, मैंने बता दिया। 2 बजे से भी शायद 5 मिनट ऊपर हो सकते हैं, लेकिन कल आपकी क्लास 2 बजे से पहले खत्म नहीं होगी, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा टाइम पे क्लास शुरू करूंगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।